कर अब मजा आएगा क्योंकि सवाल देखोगे तो सवाल आसान है, ठीक है। मतलब इस टॉपिक के अगर स्टैंड अलोन क्वेश्चन आते हैं तो ये पहला आपको ऐसा कोई टॉपिक लगेगा जिसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ठकाठक हो जाएंगे सवाल। अगर सवाल घुमा हुआ नहीं आता, जो अक्सर बेशतर इस टॉपिक की यही होता है, ठीक है। कभी घुमा हुआ आ जाए तो फिर आपका अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह हो जाता है, लेकिन अक्सर बेशतर में घूमे हुए सवाल नहीं आते, आसान चैप्टर है। अच्छा, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज लीड्स टू द इक्वेशन 1/2 mc² = 3/2 kT. Explain the significance of the quantity half mc². What is half mc²? Ke, it is the kinetic energy, लेकिन अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिख दी टक जीरो। क्यों? दिस इज, इसमें एन एम नहीं हुआ रहा है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जब लिख के आए तो पूरी पूरी चीज लिख के आए, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, यूज द इक्वेशन टू सजेस्ट व्हाट इज मेंट बाय द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर इधर 0 केल्विन डाल दूं, यानी एब्सोल्यूट जीरो कर दूं, तो क्या मतलब निकल रहा है इस इक्वेशन से, क्या बात वाजे हो रही है हमें? के ई भी जीरो, सो क्या हो जाएगा, इट इज नहीं, एट टी इक्वल्स टू जीरो। थोड़ा तो चेक नहीं है। अच्छा, एट टी इक्वल्स टू जीरो, दी जीरो केल्विन लिख लेते ताकि समझ आ जाए, दी काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। यानी 0 केल्विन वाला जो पॉइंट है, अब आपको पता है पार्टिकल्स जो है वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं, इवन इफ इट इज अ -500 डिग्री सेल्सियस, वो फिर भी जीरो, क्या मतलब -500 डिग्री ज्यादा हो गया, इफ इट इज फॉर एग्जाम्पल -100 डिग्री सेल्सियस, तब भी पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं। लेकिन जब आप 0 केल्विन पे चले जाओगे, यानी आप टेम्परेचर बिल्कुल 0 केल्विन कर दोगे, तब आप यकीन के साथ कह सकते हो कोई भी पार्टिकल हिल नहीं रहा होगा। दैट इज व्हाट दिस इक्वेशन टेल्स यू। इधर जीरो रख दोगे, जब इधर इस चीज में जीरो रखोगे, टेम्परेचर में जीरो रखोगे, ये पूरी चीज जीरो आएगी, यानी हाफ mc² पूरा का पूरा जीरो आएगा। हाफ mc² यानी काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो आ गई तो एक भी पार्टिकल हिलता हुआ आपको नहीं मिलेगा जब आपके पास एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट जीरो का जो मतलब निकला है वो इस इक्वेशन से निकला है। इससे पहले हमें एब्सोल्यूट जीरो का मतलब नहीं पता था, हम तो सिर्फ ये थ्योरेटिकल तरीके से बात कर रहे थे एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस इक्वेशन से आज हमें पता चला एब्सोल्यूट जीरो से ये होगा, कोई भी पार्टिकल हिलेगा ही नहीं अपनी जिंदगी, ठीक है। अच्छा, मैं ऊपर वाली चीज में एक और चीज जरा इंक्लूड कर रहा हूं, और वो क्या चीज इंक्लूड कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू इंक्लूड द वर्ड ऑफ मीन, ठीक है, क्योंकि ये मीन है ना, क्योंकि ये c² है, दिस इज द मीन स्क्वायर स्पीड, तो मीन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, वरना उधर भी प्रॉब्लम हो सकती है, दिस इज द मीन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे, अब आसान क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। टू इंसुलेटेड गैस सिलेंडर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम as shown in at absolute zero ke is also zero। yes ना मेरा बच्चा, इधर जब t में जीरो रखोगे तो 3/2 kt पूरी साइड क्या हो गई, जीरो हो गई। जब ये पूरी जीरो हो गई तो हाफ mc² क्या थी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। सो एट t इक्वल्स टू 0 केल्विन, यानी एब्सोल्यूट जीरो पे द काइनेटिक एनर्जी आल्सो, एनर्जी क्या लिख दिया, इज आल्सो जीरो, सॉरी आल्सो जीरो। सही है, तो बात इस क्वेश्चन से ये निकल रही। अच्छा, ये दो इंसुलेटेड गैस सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर ए एक सिलेंडर बी, और ये टैप से कनेक्टेड, ठीक है जी। अच्छा, ईच सिलेंडर हैज एन इंटरनल वॉल्यूम ऑफ 2.0 × 10⁻² मीटर क्यूब, यानी इसका जो वॉल्यूम आता है दोनों का, वो आता है 2 × 10⁻² मीटर क्यूब, ठीक है जी। यही था ना, हाँ सही है। तो ये भी 2 × 10⁻² मीटर क्यूब। अच्छा, उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, उसके बाद हमें बोला हुआ है इनिशियली द टैप इज क्लोज्ड एंड सिलेंडर ए कंटेन्स 1.2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी इसमें जो मोल्स हैं एन, छोटा एन, वो 1.2 है, और जो आपके पास टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस। सो आपका जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, एक प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारे पास, अच्छा सिलेंडर बी कंटेन्स द सेम आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ दिस। अच्छा, सिलेंडर ए की बस इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और सिलेंडर बी के बारे में बोला हुआ है कि कंटेन्स द सेम आइडियल गैस एट प्रेशर दिस मच, ठीक है। तो प्रेशर इसमें क्या है, प्रेशर इसमें
1.2 into the power 5, 1.2 into 10 to the power 5 एंड देन टेम्परेचर भी दिया हुआ है, इसका भी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली नाउ इतनी कहानी हमें क्लियर। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ द गैस इन सिलेंडर बी। तो सिलेंडर बी में अगर मुझे मोल्स निकालने हो तो मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूं? PV equals to nRT. Thank you. We will use PV equals to nRT क्योंकि हमें मोल्स चाहिए तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, NKT से नहीं करेंगे। ठीक है जी। सो P is 1.2 into the power 5। अब आपने ऐसा यूनिट जरा चेक कर लेना, ठीक है, वो मिस्टेक नहीं करेंगे। 1.2 into 10 power 5 पास्कल्स में कोई मतलब मसला नहीं है। वॉल्यूम क्या था? 2 into 10 to the power -2 मीटर क्यूब में ही था, तो उसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एन आपको ढूंढना है, आर आपको डेटा बुकलेट से मिल जाएगा 8.31। टेम्परेचर टी आपका क्या है? वो 37 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा। 37 + 273.15 ये आप करेंगे तो केल्विन में आएगा टेम्परेचर, और इधर से आपके पास मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई कैलकुलेट करके बता रहा है? 0.9311, 0.9311, थैंक यू। सो नाउ टू सिग्निफिकेंट सारी आपने टू सिग्निफिकेंट इस्तेमाल करी है, सो दिस बिकम्स 0.93। अच्छा, आई फील लाइक आई शुड बी डूइंग अ बिट ऑफ अ स्पीड रन क्योंकि सवाल काफी सारे, ठीक है, तो मैं आंसर्स जो है वो खुद ही लिख दिया करूंगा, ठीक है, बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि आप लोगों को सब चीज समझ आ रही है, तो जस्ट फॉलो अलोंग विद मी, और जब मैं पूछ रहा हूँ कि समझ में आ रहा है तो प्लीज जो है वो साथ साथ जवाब भी दे दिया जाएगा। अच्छा, देन द टैप इज ओपन एंड सम गैस फ्लोज फ्रॉम सिलेंडर ए टू सिलेंडर बी। अब जाहिर बात है जब टैप खोलेंगे तो इधर से कुछ गैस, अच्छा मजे की बात, यहां से कुछ गैस इधर गई है। क्यों? इधर मोल्स 0.93 थे, इधर कम मोल्स थे, इधर ज्यादा मोल्स, इधर 1.2 मोल है, तो जाहिर बात है इधर से जो होगा ये मोल्स बैलेंस होने को, मतलब इक्वल तरीके से फैलना चाहिए, डिफ्यूजन होगी, इक्वल तरीके से फैलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देन यूजिंग द फैक्ट दैट द टोटल अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, यूज दिस फैक्ट दैट द टोटल अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, डिटरमिन द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन द सिलेंडर्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं टू डिटरमिन द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस in the combined cylinders? PV equals to NKT? Nope, we'll be using the same formula, PV equals to nRT. Why is that? That is because you have the moles, ठीक है, you have moles, right? आपको क्या जरूरत पड़ी? आप बड़े n में जाओ। n क्या है? n is number of particles. You do not have the number of particles. यहाँ पे मोल्स को जबरदस्ती 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हो? जब मोल्स है तो मोल्स इस्तेमाल करो, मोल्स ही कोई लेके चलेंगे हम, कोई मसले की बात नहीं है। लेट्स टेक मोल्स। मोल्स को अगर मैं इस्तेमाल करते हुए लेके चलता हूं तो अब देखो प्रेशर हमें निकालना है, नया प्रेशर निकालना है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूं P। अच्छा, वॉल्यूम क्या हो गया? अब ऑब्वियसली देखो एक सिलेंडर का 2 का था, जब दोनों मिल गए तो दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो यानी ये 2 + 2 4 × 10⁻² हो गया। द वॉल्यूम गेट्स एडेड 4 × 10⁻², ठीक है। उसके बाद n, अब देखो अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब मोल्स भी कांस्टेंट है, उसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट। तो अब चाहे मोल्स वाली अप्रोच लो चाहे बड़े एन वाली अप्रोच लो, दोनों से सेम आंसर है, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको डायरेक्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करो। तो नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो कांस्टेंट, तो 1.2, और इसमें आपने निकाले थे इधर जो थे वो 0.93 थे, तो अब ये दोनों मिलके करेंगे ऑक्यूपाई, तो 1.2 + 0.93, सो 1.2 + 0.93, मोलर गैस कांस्टेंट वही आता है 8.31। दूसरा उन्होंने आपको बोला है, क्या बोला है कि देखो इसका भी 37 डिग्री सेल्सियस का था, इसका भी 37 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर चेंज करेगा? नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या अटेन करें, दोनों पहले से एक ही टेम्परेचर में, तो क्या चेंज होगा? कुछ भी चेंज होगा। 37 मतलब टेम्परेचर बाहर से 37 डालना है इधर, तो इधर में 37 प्लस, अब केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपने जरा जो है वो अपने दिमाग में रखनी है, केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है, और बस ऐसा यूनिट जरूर चेक कर लेने हैं, और इक्वेशन वो इस्तेमाल करनी है जो आपको सबसे ज्यादा सहूलत फराहम करे, ठीक है। जबरदस्ती जो है वो डिफरेंट इक्वेशन नहीं, जो सबसे ज्यादा सब में चीजें फिट हो रही है वो कर लो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम विद दिस पार्ट? सबको समझ में आया? आई जस्ट एडेड द वॉल्यूम्स एंड आई जस्ट एडेड द मोल्स, और फिर दोबारा से कैलकुलेशन कर रहा हूं। इज इट क्लियर विद एवरीवन? हम कह रहे हैं हजारों इक्वेशन है, कौन सी इस्तेमाल करें? हमें कैसे पता? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ी जो है वो ताकतवर बात करी है। हमाद सारी इक्वेशंस रटनी पड़ेंगी, और ये साउंड जो है वो अपने पास नॉलेज बिल्ड। हमाद ने भी पूछा? अच्छा, हमाद, सॉरी एमन ने पूछा, हमाद आपने कुछ नहीं पूछा, सॉरी। एमन ने पूछा हजारों क्वेश्चन है, कौन कौन सी इस्तेमाल करते फिरेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो बिल्कुल सही बात है एमन की।
बिल्कुल दुरुस्त बात करी है, लेकिन सैडली A1 A2 का कोर्स यही तो है, यही तो करना है हमें, और क्या मतलब फायदा क्या बता। तो ये सब हमें सीखना पड़ेगा, कौन सी कब इस्तेमाल करिए, इन्फॉर्मेशन को देखते हुए इस्तेमाल करिए, ठीक है। इसमें तुम पीवी इक्वल्स टू एनकेटी लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, इसमें तुम 1/3 रॉसी स्क्वायर भी लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, लेकिन ख्वारी है वो, क्यों तुम जो है वो डेंसिटी निकालोगी फिर करोगी काम, क्यों तुम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालोगी फिर करोगी काम, भाई सबसे कन्वीनियंट इक्वेशन इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है भाई, इंफॉर्मेशन पे बेस्ड कौन सी कन्वीनियंट इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंट इक्वेशन होगी उसको उठा के हम इस्तेमाल करें, ठीक है। एक्चुअली अब आ जाते हैं जरा इस सवाल पे। The pressure P of an ideal gas is given by the expression this, explain the meaning of the symbol C square। तो C square is the mean square speed of all particles in the gas, ठीक है। तो ये पूरा लिख के आएंगे तो फिर मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अच्छा फिर आ जाते हैं इस पे, an ideal gas has a density of this much at a pressure of this much and a temperature of this much, determine the root mean square speed of the gas atoms at 300 Kelvin। तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें, इंफॉर्मेशन तो देखो, you have been given the density, you have been given the pressure and you have been given the temperature, looking at the information तब कौन सी कन्वीनियंट होगी, which equation should I use that should be the most convenient? नो दैट डेंसिटी वन, वेरी गुड वजीहा, हम इस्तेमाल करेंगे वो डेंसिटी वाली, और डेंसिटी वाली क्या थी वो देखो ऊपर उन्होंने तुम्हें थोड़ी सी हिंट भी दी हुई है, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 nmv स्क्वायर। तो बेसिकली आपको याद होगा कि nm/v जो था वो बेसिकली डेंसिटी बन रहा था, तो प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रॉ सी स्क्वायर। सो प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रॉ सी स्क्वायर हम जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अच्छा प्रेशर हमको दिया हुआ है 2 × 10⁵, लेट्स यूज दैट 1/3। जी फिर क्या है रॉ, क्या है रॉ हमें दिया हुआ है 2.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हमें ऐसा यूनिट्स में ही दिया हुआ है, कोई मसले की बात नहीं है 2.4, एंड इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, और सी स्क्वायर हम निकाल लेते हैं क्या आ रहा है, व्हाट्स द सी स्क्वायर, सॉरी मैंने ये करना है ना, मैंने करना है सॉरी मैं लिख रहा हूँ, आई फॉरगॉट, एक सेकंड, स्पीड रन कर रहे हैं ना हम तो। सो दिस इज वर्किंग आउट टू बी ए 250,000, 250,000, ठीक है जी। सो दिस इज दिस, तो सर जो टेम्परेचर जो दिया है, हाँ तो टेम्परेचर का फायदा नहीं हुआ, कोई काम नहीं आया हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर काम नहीं आया, कोई मसला नहीं है। टेम्परेचर बेसिकली देखो इस इक्वेशन में टेम्परेचर क्यों नहीं है, ये जो ये थर्ड वाली इक्वेशन आपने डिराइव करी थी ये वाली, इसमें टेम्परेचर क्यों नहीं है, टेम्परेचर इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि टेम्परेचर ही मतलब मीन स्क्वायर स्पीड है, वो इधर आ गया ना, टेम्परेचर का मतलब ही मीन स्क्वायर स्पीड है, बेसिकली टेम्परेचर इसमें इसलिए नहीं है कि मीन स्क्वायर स्पीड ही टेम्परेचर है, तो कभी मीन स्क्वायर स्पीड दी तो मीन स्क्वायर स्पीड निकालो, कभी टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर से करो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई कहानी ऐसी नहीं है जो गलत कर रहे हैं हम। सो अब जब इसको मैं, अब मुझे अगर मुझे CRMS निकालना है, इफ आई वांट टू वर्क आउट द CRMS, तो आई हैव टू स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो CRMS निकलेगा आपके पास आएगा 500, आपकी मीन स्पीड आ गई 500, ठीक है जी। अब वन सिग्निफिकेंट थी ये टेम्परेचर वाली, तो मैंने वन सिग्निफिकेंट इसलिए, टेम्परेचर वैसे हमने इस्तेमाल करा नहीं है, टू सिग्निफिकेंट देना पड़ेगा, टू सिग्निफिकेंट कैसे दें, 500, चलो 500 है, ठीक है। अच्छा calculate the temperature of the gas for the atoms to have an RMS speed that is twice that in calculated one। यानी ये बोल रहे हैं कि जो टेम्परेचर हमने बताया था उस पर आपने RMS स्पीड निकाल ली है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हमें RMS स्पीड डबल करनी हो, वो टेम्परेचर बता दो वो क्या होना चाहिए। तो अब आई होप यू ऑल रिमेंबर कि आपका जो सी स्क्वायर था वो टेम्परेचर के साथ इस तरीके से लिंक था, नहीं नॉट द काइंड एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, सी ये यही था, एक सेकंड मैं देख लूं जाके, हाँ लॉल, अच्छा टी अपॉन सी, सो दिस इज T1 अपॉन सी स्क्वायर 1 विल इक्वल्स टू T2 अपॉन सी, अच्छा मैं अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं जो सबस्क्रिप्ट है वो अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आई जस्ट यूज दिस वन, क्यों, मुझे अगर एक RMS स्पीड पता है और उसका टेम्परेचर पता है, तो मैं मुझे अभी दूसरी भी RMS स्पीड बता दी 500 का डबल चाहिए, 1000 चाहिए, तो वो डाल दूंगा टेम्परेचर निकल आएगा खुद ही खुद ही,
ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज। अच्छा, मसले की बात क्या है? मसले की बात ये है कि पूछा हुआ है आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड पूछी हुई है, मीन स्क्वायर स्पीड का लिंक नहीं पूछा हुआ, तो इस बार मीन स्क्वायर स्पीड को हटा के आरएमएस स्पीड को लेके आते हैं। सबसे पहले तो काम करते हैं, दोनों साइड्स पे बड़ा सा स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब आप दोनों साइड्स पे बड़ा सा स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्क्वायर रूट T1 अपॉन, अब देखो जब C इसका स्क्वायर रूट लोगे तो CRMS बन जाएगा, तो दिस बिकम्स CRMS1 will equals to square root of T2 अपॉन CRMS2। ठीक है, अच्छा इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं ताकि हम बात कर सकें इस पे। टेम्परेचर 1 क्या था? टेम्परेचर 1 हमारे पास था 300 केल्विन, सो टेम्परेचर 1 वाज 300। CRMS1 क्या था? CRMS1 जो था वो 500 था। टेम्परेचर 2 क्या है वो मुझे नहीं पता, तो स्क्वायर रूट ऑफ T2 है वो। और CRMS, अच्छा ये स्क्वायर रूट ऑफ 300 आएगा, ठीक है, T1 पे भी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ 300। और CRMS2 क्या है? CRMS2 पहले वाले का डबल है, ट्वाइस ऑफ दैट, सो बेसिकली 500 का ट्वाइस क्या हो गया? 500 का ट्वाइस 1000 हो गया। अच्छा, अब 1000 और 500 इधर कटा, ये सिर्फ 2 बचा, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है 2 स्क्वायर रूट 300 विल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ T2। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ T2 तो नहीं चाहिए, हमें तो T2 चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम जो है वो उसको पूरा स्क्वायर लगाएंगे। इस पे भी स्क्वायर लगाते हैं, तो जब स्क्वायर लगाओगे इस पूरी चीज पे और इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल वर्क आउट टू बी 1200 विल इक्वल्स टू T2। तो आपका जो डबल करने के लिए आरएमएस स्पीड को टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 1200 केल्विन रिक्वायर्ड। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? सबको समझ में आया? जी जी, ओके। द इक्वेशन PV इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू T, यानी आइडियल गैस की इक्वेशन, अब यह NR हो या NKT हो, ठीक है, relates the pressure P, volume V and gas to its Kelvin thermodynamic temperature. State two conditions for the equation to be valid. तो इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए दो क्या ऐसी कंडीशंस आपको चाहिए? कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस नहीं है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं, नहीं 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 देखो, they're not talking about the kinetic मॉडल थ्योरी की assumptions। वो आपसे ये पूछ रहे हैं ये जो इक्वेशन थी आइडियल गैसेस की, ये कब चलती है? when does it actually work? तो द फर्स्ट कंडीशन इज कि सिर्फ कोई गैस नहीं होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए तो आइडियल गैस होनी चाहिए। दी गैस मस्ट बी आइडियल, ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक मॉडल थ्योरी। और दूसरी बात ये है, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सिर्फ उस सूरत में होगा जब NK एंड NR कांस्टेंट्स होते हैं। अब NR और NK से क्या मतलब निकल रहा है? उनसे मतलब ये निकल रहा है भाई ये कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं रह सकता अगर ये N चेंज कर गया, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज कर गए तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर गए तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो बेसिकली जो अमाउंट ऑफ गैस है, अमाउंट ऑफ गैस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ऐसा ना हो कि इक्वेशन के बीच में लगाते लगाते जो है वो अमाउंट ऑफ गैस चेंज कर गई। अगर अमाउंट ऑफ गैस चेंज कर गई तो ये जो कांस्टेंट जो आप बोल रहे हैं वो हकीकत में कांस्टेंट नहीं रहेगा फिर, क्योंकि ये कांस्टेंट डिफाइंड है थ्रू NK या फिर NR, ठीक है। सो इस चीज का हमने दिमाग में ख्याल रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस सवाल पे। A gas cylinder contains 4 × 10⁻14 centimeter cube of hydrogen at a pressure of this much and a temperature of 290 Kelvin. The cylinder is to be used to fill balloons. Each balloon when filled contains this much of hydrogen at a pressure of this much and a temperature of this much. ठीक है, calculate assuming that the hydrogen obeys equation in A को अगर एक obey कर रही है, the total amount of hydrogen in the cylinder in moles। तो अगर सिलेंडर में गिवन सिलेंडर की ये सारी डेटा उसके मोल्स निकालने हैं तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करूं? PV equals to nRT, very good, we shall be using PV equals to nRT। अब प्रेशर क्या था? प्रेशर आपके पास था 2.5 × 10⁻7 पास्कल्स, 2.5 × 10⁻7। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ये दिया हुआ है लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ आई होप यू ऑल रिमेंबर के अभी क्यूब है, ठीक है, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब।
अब नॉर्मली सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता था, 10⁻⁻² करना पड़ता था सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए। अब क्योंकि ये क्यूब क्यूब आ गया तो इसका क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी 10⁻⁻² का क्यूब लेना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस विल बी 10⁻⁻6 -2 × 3 -6। तो ये वॉल्यूम आ गया। मुझे नहीं पता मैं क्यों जो है इतना साइड में करके करता हूँ सारी चीजें। ये आ गया हमारा वॉल्यूम, कुछ उधर से भी हिल गया था। अच्छा खैर, एन हमें निकालना है। मोलर गैस कांस्टेंट हमें डेटा बुकलेट से मिल जाएगा 8.31, और टेम्परेचर टी क्या था, टेम्परेचर टी जो था वो 290 केल्विन था, ठीक है। व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन और एन को कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 414.95, यानी 415 मोल्स। अगर यहाँ पे साइड एरर देखोगे, ये 2 सिग्निफिकेंट है, ये 3 सिग्निफिकेंट, ये 3 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते क्योंकि ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दी थी, तो हमने इसको 415 कर दिया। अगर इसको 2 करने को जाता तो ये फिर 410 लिखनी पड़ती, जिसमें 4 मोल जाया हो जाते हैं, बहुत बड़ी चीज जाया हो जाती है, तो हमने इसलिए 415 लिखा। अच्छा, फिर क्या पूछते हैं आपसे, द नंबर ऑफ बलून्स दैट कैन बी फिल्ड फ्रॉम द सिलेंडर। अब देखोगे बलून्स जो भरने हैं उनका वॉल्यूम दिया हुआ है, उनका प्रेशर दिया हुआ है और उनका टेम्परेचर दिया हुआ है। बाकी आपको ये पता है कि भाई अगर सिलेंडर को इस्तेमाल करके बलून्स बना रहे हो तो जाहिरन बात है जो सिलेंडर में जितने मोल्स थे वही सारे बलून्स में जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिलेंडर के मोल्स कहीं और जा रहे हैं, सिलेंडर के सारे मोल्स बलून में ट्रांसफर हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं कि एक बलून में कितने मोल्स जाते हैं ये निकाल लेते हैं। लेट्स वर्क आउट एक बलून में कितने मोल्स जाएंगे। जब एक बलून में कितने मोल्स जाएंगे वो निकाल लेंगे तो फिर ये जो सारे तमाम के तमाम मोल्स थे उनको उस एक बलून से डिवाइड करके नंबर ऑफ बलून्स निकालें, ठीक है। विल बी डूइंग दिस अप्रोच। सो लेट्स यूज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी दोबारा। एनआरटी प्रेशर क्या है एक बलून का, प्रेशर जो है वो 1.85 × 10⁻5 है। दिस इज 1.85 × 10⁻5। वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम जो है वो y0 nkt 7.24 × 10⁻3, एक सेकेंड, 7.24 × 10⁻3 एंड फिर हमने कन्वर्जन करने के लिए 10⁻⁻6 करना क्योंकि है सेंटीमीटर में था। अच्छा, y0 nkt बेसिकली देखो, एमन यू कैन यूज nkt टू, pv इक्वल्स टू nkt इस्तेमाल करो, ठीक है। उससे क्या आएगा, उससे आएगा n द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको भी 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी क्या बन जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन जाए। जब तुम इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बना लिया, फिर जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, जब तुम तमाम के तमाम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक बलून के नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड करोगी तब नंबर ऑफ बलून्स आएंगे, राइट। तो अब लंबी कहानी क्यों कर रही हो, व्हाई आर यू डूइंग लंबी कहानी। लंबी कहानी के बजाय अगर हम ये करें, भाई हमारे पास मोल्स हैं, अगर मैं एक बलून के मोल्स निकाल लूं और फिर मैं मोल्स को ही डिवाइड कर दूं डायरेक्ट, क्योंकि मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बनाने के लिए 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ता है ना। तो अगर मैं वो करूं ही ना, क्योंकि इन दी एंड आप मल्टीप्लाई कर भी रहे हो तो वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाने, तो इससे अच्छा तो मोल को मोल से ही डिवाइड कर लो, क्यों फॉर वाला स्टेप करें, राइट। सर एनकेटी कब यूज करेंगे, एनकेटी तब इस्तेमाल करेंगे जब वो आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी आपसे मोल्स में सारी चीजें हो रही है तो मोल्स में ही करो ना, क्यों नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाने की सबको इतनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन कम इस्तेमाल होगी, एनआरटी ज्यादा इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो जब वो पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ तब जाओ इसमें, वरना नहीं, क्या क्या मतलब जो दिया बस उसको इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि सारी इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, कभी कभार कुछ इक्वेशंस निग्लेक्टेड इक्वेशंस होती हैं, वो इसमें से एक निग्लेक्टेड इक्वेशन ये है आपके कोर्स में जो बड़ी कम दफा इस्तेमाल करने को आती है, ठीक है। तो इतनी टेंशन ना लें, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस जो जैसे तरीके से आपको कन्वीनियंट हो रहा है आप तब इस्तेमाल करो, ठीक है। अच्छा, हमें मोल्स निकालने हैं, एक बलून के 8.31 आ गया, और टेम्परेचर क्या है एक बलून का, वो भी 290 केल्विन 290 केल्विन, और ये जो आया है ये आया है n ऑफ 1 बलून। तो n ऑफ 1 बलून क्या आया है हमारे पास, वो आया है 0.55579, 0.55579, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, अगर मुझे नंबर ऑफ बलून्स निकालने हैं, नंबर ऑफ बलून्स, तो मेरे पास जो टोटल मोल्स थे उनको क्या करता हूं, उनको एक बलून के मोल से डिवाइड करूंगा। So 415 डिवाइड बाय 0.55579
and this is going to work out to be 746.68 balloons. यानी आप 750 तकरीबन बलून भर सकते हो, ठीक है। लेकिन खैर 746.68 इसको राउंड अप नहीं करूंगा क्योंकि बलून्स हैं। एक बलून ये 6.68 भरा है, उसको बलून नहीं बोलेंगे, वो भर नहीं पाया पूरा पूरा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 746 बलून्स एज आवर फाइनल आंसर। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? और आई होप एमन एंड कलहा के क्वेश्चंस भी मैंने आंसर कर दिए हो। A square box of volume V contains n molecules of an ideal gas. Each molecule has mass m. Using the kinetic theory of ideal gases, it can be shown that if all the molecules are moving with speed v at right angles to one face of the box, the pressure P exerted on the face of the box is given by the expression PV equals to nmv square. बिल्कुल हमने दिखाया था, हमने पूरी डेरिवेशन करी थी, और ये फाइनल फॉर्मूला आने से पहले का एक पहले वाला स्टेप था। ठीक है, ये वो वाला स्टेप है। कौन सा वाला स्टेप है? ये वाला स्टेप है। वुप्स, ये वाला नहीं, ये वाला। पीवी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर दिया हुआ है उधर, यानी ये यूएक्स स्क्वायर को बेसिकली उन्होंने वी बोला हुआ, यानी यूएक्स को वी बोला हुआ। ठीक है, तो उन्होंने बात अभी तक आपसे ये करी कि भाई ये आदत है, आप ये दिखा सकते हो, सारी काइनेटिक मॉडल की असम्पशन लगाओगे, आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, हमने देखा है। दिस एक्सप्रेशन लीड्स टू द फॉर्मूला दिस थिंग for the pressure P of an ideal gas where rho is the density and c square is the mean square speed of the molecules. Explain how each of the following terms in equation 2 is derived from equation 1. ये जो equation 2 आपने बनाई है, ये equation 1 से कैसे आप इस पॉइंट पे आए? सबसे पहले बताएं, रॉ कहां से आया आपके पास? रॉ कहां से लेके आए हम? मास एंड वॉल्यूम, बिल्कुल सही। सो बेसिकली हमने वॉल्यूम उधर डिवाइड करने भेजा तो वो डेंसिटी बन गया, राइट। सो प्रेशर इक्वल्स टू एन एम अपॉन वी एंड देन ये वी स्क्वायर बन रहा है। यस, वेरी गुड। सो बेसिकली डेंसिटी जो है, डेंसिटी विल इक्वल्स टू एन एम अपॉन वी एंड देयरफॉर आपके पास, यानी बेसिकली टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये डेरिवेशन का स्टेप इस तरीके से आया। ठीक है, तो जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाई है ना, वो इसलिए करवाई है सारी डेरिवेशंस कि आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा 10 मार्क का सवाल उठा के दे दिया, आप डिराइव करके दिखाओ आइडियल गैस इक्वेशन पूरी की पूरी बैक टू फ्रंट, ये नहीं दिया जाएगा। ऐसे सवाल दिए जाएंगे आपको, बीच बीच में से चीजें पूछी जाएंगी, आपको बीच बीच में से स्टेप्स बोले जाएंगे, प्रूव करो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ठीक है, तो अब जरा नेक्स्ट वाला देखें। आपसे पूछ रहे हैं 1/3 कहां से आया, ये बता दें। एनएमवी स्क्वायर में आपने 1/3 कहां से इंट्रोड्यूस करा? तो 1/3 कहां से आया हमारे पास? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द स्टेप जिसमें मैं 1/3 लेके आया था? तीनों सेम। एमन कहीं ना कहीं पहुंची है, और इस स्टेप का, ये जो हमने 1/3 लाने का जो मतलब था, वो यहां से आया है 1/3। वी आर कंसिडरिंग ऑल 3 डिमेंशंस। याद है, हम तीनों के तीनों डिमेंशंस को कंसिडर करना शुरू कर दिए थे। कब हुआ ये तब हुआ जब हमें पता चला कि भाई ये ux जो है वो uy के बराबर नहीं होगा, क्योंकि uy अलग डायरेक्शन में जाएगा, uz अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके हमने कहा था ux uy uz बराबर होंगे, और फिर हमने जो है वो इस तरीके से करके उसके बाद ये 3 वाला नंबर आया था। सो बेसिकली दिस 3 got introduced by this 3 got introduced because of the 3-dimensional approach। अगर एक ही डिमेंशन में करें तो 3 नहीं आता, 2 डिमेंशन में करें तो 2 आता। 3 डिमेंशन में करने की वजह से ये ux uy और uz लेने की वजह से ये 3 आए हैं। ठीक है, सो वी आर कंसिडरिंग 3 dimensions, वी आर कंसिडरिंग ऑल 3 dimensions। और ये बेसिकली स्टेप वो था जब आपने मीन स्क्वायर स्पीड को कहा था कि वो 3ux स्क्वायर के बराबर है। इस केस में ये v स्क्वायर है तो ये 3v स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, नहीं 3v, एक सेकेंड, सही बोल रहा ना, 3v स्क्वायर के बराबर होगा, बिल्कुल सही है, 3v स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सो ये हमने इधर यही करा था ना, 3v स्क्वायर, 3ux स्क्वायर तो 3v स्क्वायर।
सही है जी। तो योर 3 डिमेंशंस ये आया है यहां से 1/3। अब पूछ रहे हैं सी स्क्वायर कहां से आया, जरा ये भी बता दें। तो सी स्क्वायर कहां से आया था? अच्छा, आई एम गोइंग टू डू दिस, वरना काफी देर लग जाएगी। सो V2 को सब्जेक्ट बना के मीन स्क्वायर स्पीड तीनों डिमेंशंस को स्क्वायर रूट किया। वेरी गुड, आ गया आंसर, बड़ी जल्दी आंसर आया, वेरी गुड। सो सी स्क्वायर हमने कहा था, सॉरी हमने कहा था कि सी जो है वो आपका स्क्वायर रूट है किन किन चीजों का? वी एक्स स्क्वायर का, वी वाई स्क्वायर का और वी जेड स्क्वायर का। लेकिन हमने साथ साथ अजम्पशन 5 को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या कहा था? वी एक्स जो है वो वी वाई के बराबर है और वही चीज वी जेड के बराबर भी है, और वो सारी की सारी इस केस में वी के बराबर है जो आप ये डिफाइंड। तो अगर ये सारी चीजें वी के बराबर हैं तो सी के आएगा, सी आएगा √3v²। ठीक है, और अगर अब मैं इस पे स्क्वायर लगा दूं और इस पे भी स्क्वायर लगा दूं तो मेरे पास क्या आ जाती है? मेरे पास मीन स्क्वायर स्पीड आ जाती है, एंड दैट इज 3v²। सो बेसिकली ये सी स्क्वायर जो आया है वो यहां से आया है। ठीक है जी। सो दिस वाज दी कंप्लीट। अब देखो ये तीनों को तोड़ तोड़ के इन्होंने बातें पूछी हैं। अब ये करवाने का, सवाल करवाने का मतलब ये था, एग्जामिनर आपको कभी नहीं देगा पूरा डेरिवेशन करो, एग्जामिनर आपको बीच में से तोड़ तोड़ के देगा चीजें, ये कर दिखाओ, वो दिखाओ, ये नहीं दिखाओ, इस तरह से करो, इस तरह से नहीं करो। ठीक है, सॉलिड क्यों दो, सॉलिड क्वेश्चन दो, यस सॉलिड क्वेश्चन। अच्छा, एन आइडियल gas has volume, pressure and temperature as shown. The mass of the gas is this much. Calculate the mass of one molecule of the gas. तो you have been given the total mass, ठीक है, ये total mass है, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। हाउ डू वी डू दिस? सो एवरीवन इज सेइंग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाएं। तो अगर हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाते हैं, प्रेशर में प्रेशर डालते हैं, 3 × 10⁵ लगाते हैं, लेट्स पुट 3 × 10⁵। वॉल्यूम में वॉल्यूम डालते हैं 6 × 10⁻³ मोल्स निकालने की कोशिश करते हैं। आर जो है वो 8.31 है। n equals to v/24 can also be used। बिल्कुल सही जा रही है वजीहा, you're going correct। एंड टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 17 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें 273.15 ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, और इधर से हम क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे मोल्स। ठीक है जी, तो मोल्स क्या आते हैं हमारे पास? मोल्स आते हैं 0.746। दीज आर योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जो अभी आपके पास है। ठीक है, अच्छा, अब मास और मोल्स का क्या मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था? मोल्स वर मास अपॉन mr/ar, राइट? अच्छा, mr/ar क्या था? दिस वाज मास नंबर। ठीक है, इसको भी नहीं भूलेंगे, ये मास नंबर होता है। तो अगर मैं अभी इसको इस्तेमाल करूं और मैं मोल्स की जगह मोल्स को रख दूं, मुझे मास दिया हुआ है पूरी चीज का 20.7, तो वो इधर रखते हैं। अब ये याद रखना, अच्छा ये चीज मैं जरा उधर भी क्लियर कर दूं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला कौन सा वाला, कहाँ गया? अच्छा इधर लिखा हुआ नहीं, इधर दूसरी पीडीएफ खुल गई है। ये जो फॉर्मूला है आपके पास, लेट्स जो है शिफ्ट दिस अ बिट डाउन, एंड इधर जो फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, कौन सा वाला? ये केमिस्ट्री में बड़ा जो है वो सब जो केमिस्ट्री लेते हैं उनको याद तो होगा, लेकिन अक्सर बेशतर फिजिक्स में ट्रांजिशन करते हुए ना ये मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसमें n मोल्स में है, ठीक है, ये मोल्स है, ये मास है, तो ये मास इन ग्राम्स ही रहेगा, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको किलोग्राम नहीं बनाना आपने, ये ग्राम्स में ही लेते हैं। ठीक है जी, तो ये एक फॉर्मूला है, ये इसमें याद रखिएगा, इसमें मास जो है वो ग्राम्स में ही है। ठीक है जी, तो डू नॉट मेक द मिस्टेक, इस फॉर्मूले किलोग्राम्स कन्वर्ट नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, सो 0.746 मास जो है आपको 20.7, और हम निकाल लेते हैं हमारा मास नंबर। तो मास नंबर अगर हम निकाल लेते हैं इधर से, सो RMR या मास नंबर ही लिखते हैं, वर्क्स आउट टू बी, what is the mass number? The mass number works out to be 24.747। 24.747 ये आपका आ रहा है मास नंबर। तो कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो अभी ये जो मास नंबर आया है, ये आया है एक मॉलिक्यूल का। दिस इज दी, एक मॉलिक्यूल में जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं वो ये आए हैं। दिस इज दी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल AMU में।
ठीक है, अब आपको पता है एक एटॉमिक यूनिट जो था वो 1.66 × 10⁻27 था। तो अगर मैं इस नंबर को उठा के यानी 24.747 को उठा के 1.66 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो मास आएगा वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है can even do the calculation, I don't have the answer for this. 24.747 into 1.66. This is coming out to be a 4.12 into 10⁻26। ठीक है जी, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है ग्राम्स। ठीक है जी, ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये मोल्स था, ये ग्राम्स में लिया था, तो ये एटॉमिक मास यूनिट्स, अच्छा नहीं सॉरी, ये किलोग्राम्स में, सॉरी, दिस इज इन किलोग्राम्स। सर एनकेटी यूज करेंगे, नोइंग पीवी इक्वल्स टू एन, ऐसे यूज कर सकते हैं ना? अच्छा, एमन उसको भी समझाता हूं, ठीक है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस चीज को, एंड वी आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस थिंग कि मैंने करा क्या, हमने मोल्स निकाले, मोल्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने मास नंबर निकाल लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला, मास नंबर निकाल लिया। अब आपको पता है ये न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन नंबर होगा, तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का हमें मास पता है कितना होता है, 1.66 × 10⁻27 kg होता है। दिस इज इन योर डेटा बुक। तो इस चीज को जो एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास यूनिट्स में मास आ गया है, उसको हमने उससे मल्टीप्लाई करके एक मॉलिक्यूल का केजी में हमने मास निकाली। ठीक है, ये आपके पास आ गया इन योर केजीज, क्या आपका होना चाहिए। अच्छा, सही है, यू आर करेक्ट एमन, आप भी सही हैं। आई जस्ट फॉरगॉट टू नोटिस वन मोर थिंग, लेट्स डू एन ऑल्टरनेट अप्रोच फॉर दिस एज वेल। ठीक है, एक और चीज जो एमन ने मुझे जरा बताई है, वो अच्छी चीज बताई है। एक तो तरीका ये है कि आप मोल्स निकालते, फिर मास अपॉन MR/AR करके मास नंबर निकालते, और जो आपको पता चल गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन जितने हैं एक मॉलिक्यूल में, तो आप उसको उसके मास से मल्टीप्लाई करके करते। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यू कुड हैव यूज्ड PV इक्वल्स टू NK एंड देन T। P क्या है, P वही 3 × 10⁻5 है। ठीक है जी, वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम 6 × 10⁻³ था। N हमें निकालना है, K जो है वो 1.38 इंटू 10⁻23 है, और टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर आपका था 17 + 2 73.15, तो 17 + 2 73.15। ठीक है, व्हेन यू डू दिस तो आपके पास आंसर आता है N का, दैट इज 4.495 इंटू 10⁻23। ये आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक पार्टिकल का मास बता दो, तो आपको पूरी गैस का मास तो पता है, तो पूरी गैस का मास अगर तमाम के तमाम पार्टिकल से डिवाइड कर दोगे तब एक पार्टिकल का मास भी आ जाएगा। सो द मास ऑफ वन पार्टिकल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20.7 को अगर मैं क्या करूं, 20.7 को अगर मैं 4.495 इंटू 10⁻23 से इफ आई डिवाइड, तो आई गेट एन आंसर ऑफ 4.6 इंटू 10⁻23। याद क्या रहे, याद ये रहे कि ये आया है ग्राम्स में। ठीक है, ऊपर वाला आंसर जो था वो आया था किलोग्राम्स। ठीक है, दीज टू आर सिमिलर इन मॉलिक्यूल ना, तो यस बिल्कुल सही है, एक मॉलिक्यूल का नहीं आया है। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पूरा टोटल मास अगर इतना है तो टोटल मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर दोगे, टोटल मास डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एक पार्टिकल का मास आ गया। अब देखो जब हमने ये भी किया तो ये जो केजी में आया, केजी को ग्राम में कैसे करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, राइट। सो इसको जब कन्वर्ट करने को जाओगे तो ये भी काफी करीब आ रहा है, मे बी आई हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक बीच में, इसको भी देख लेते हैं। 24.747 इंटू 1.027, अच्छा यही आ रहा है। ठीक है, लेकिन तकरीबन तकरीबन देखोगे तो इट्स क्वाइट क्लोज, इट्स क्वाइट सिमिलर, एंड जहां तक मुझे याद है इसकी मार्क्स स्कीम में ये थी भी अलाउश। ठीक है, देयर वाज दिस थिंग दैट वाज अलाउड, या फिर अगर हम वो तो करीब से लेते 20.7 डिवाइड बाय 0.746। ओ सॉरी, इधर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, दिस इज 27 नॉट 24, ये 27 है, ये भी 27 है, और जब ये कैलकुलेशन करोगे तो फिर ये 4.6 ही आता,
और सॉरी 4.6 आता, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते तो ये भी 4.6 ही आता ग्राम्स में। ठीक है, तो दोनों तरीके वैलिड है, कोई भी तरीका रॉन्ग नहीं है। एक तरीका ऐसा नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर एक पार्टिकल का मास नंबर निकाल लिया। मास नंबर जब पता चल गया हर पार्टिकल का, तो हमने क्या किया, अब पता है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स ही होंगे जो भी मास नंबर आता है, तो हमने एक प्रोटॉन के मास से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास मास आ गया एक पार्टिकल का। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका यह था कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए हैं तो फिर आप क्या करो, आप पूरे के पूरे टोटल मास को उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट योर एक पार्टिकल का मास। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम्स, सबको समझ में आया? एंड वेरी गुड एमन। ठीक है, जल्दी जल्दी में एक चीज मिस आउट हो जाती है हमारी। The kinetic theory of gases is based on a number of assumptions about the molecules of a gas. State the assumption that is related to the volume of the molecules of the gas. तो कौन सी assumption है जो वॉल्यूम को कंसर्न करती थी? So if we remember correctly, वॉल्यूम को कौन सी लिंक करती थी? वॉल्यूम वाली ये थी कि the volume of the molecules of a gas occupy a negligible volume the volume of the molecules of a gas occupy a negligible volume compared to the volume of the container of gas. ठीक है जी, अच्छा, an ideal gas occupies a volume of this much and a pressure of this much and a temperature of this is, कोई बात नहीं है। तलहा calculate the number of molecules in the gas। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्टली पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो अब आप PV equals to NKT इस्तेमाल करोगे। यू विल यूजिंग PV equals to NKT। प्रेशर आपको दिया हुआ है 4.6 × 10⁻⁵, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 2.4 × 10⁻⁻², एन हमें निकालना है कि आपको पता है 1.38 × 10⁻23, एंड टेम्परेचर जो है वो आपका केल्विन में लेना नहीं भूलना, 273.15। when you do this you will get your n is working out to be 2.7 into 10⁻24, so 2.7 into 10⁻24। ठीक है जी, आज उसके बाद आपको ये बोल रहे हैं each molecule has a diameter of approximately this much, estimate the total volume of gas molecules। ये जो वॉल्यूम दिया हुआ था ये वॉल्यूम था कंटेनर का वॉल्यूम। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल जो सारे अगर मैं मिला दूं, छोटे छोटे स्फेयर्स को मिला दूं, तो वो कितना वॉल्यूम ले रहे होंगे, अब वो वर्कआउट करना है। तो वो कैसे वर्कआउट करेंगे, आपको पता है एक मॉलिक्यूल कैसा होगा, लेट्स से अ मॉलिक्यूल इज लाइक अ स्फेयर। ठीक है जी, और स्फेयर का रेडियस क्या आ रहा है, डायमीटर का आधा होगा, यानी 1.5 × 10⁻⁻10 होगा, राइट। सो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना है, तो वो आएगा स्फेयर के वॉल्यूम से 4/3 πr³। सो 4/3 देन पाई, आर क्या है, आर इज 1.5 × 10⁻⁻10। तो अगर आप ये वाली अप्रोच लेते हो, सो यू विल गेट योर वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल एज 1.41 × 10⁻⁻29। ये आता है आपका वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। अब आपको तमाम के तमाम पार्टिकल्स का पूछ रहे हैं, तो तमाम के तमाम पार्टिकल्स जितने हैं उनको अगर एक पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वो वॉल्यूम आ जाएगा जो गैस के पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं, और वो आ रहा है 7 × 10⁻⁻5। द वॉल्यूम इज 7 × 10⁻⁻5, और ये दिख रहा है हमें काफी क्लियरली कि जो गैस का वॉल्यूम था उससे जो सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है। 10⁻⁻2 था इधर 10⁻⁵ आया है, बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। सॉरी, इधर आया है 4 × 10⁻⁶, सॉरी माय बैड, दिस इज नॉट 7, दिस इज 4 × 10⁻⁶। ठीक है, तो यू कैन सी के बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, देयर इज अ बिग नेग्लिजिबिलिटी ओवर हियर। और फिर आपसे पूछ रहे हैं बताएं कि अजम्पशन जस्टिफाइड है, तो आपने अभी प्रूव कर दी, बिल्कुल जस्टिफाइड है। 4 × 10⁻⁶ इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू 2.4 × 10⁻⁻2। ठीक है, अच्छा, सो स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एन आइडियल गैस। तो जो मैंने आपको उस दिन लिखवाया था, एन आइडियल गैस conforms to all of the assumptions of the ideal gas follows all of the ideal gas laws and conforms to all of the assumptions of the kinetic model theory.
ठीक है, ये दोनों चीज लिखोगे एंड देन यू आल्सो मेक श्योर करना है किस चीज के बारे में कि आप ये लिख के आओ कि इट विल फॉलो द इक्वेशन PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर। जो मैंने पहले उस दिन स्लाइड बनाई थी वो पूरी की पूरी एज इट इज जो है वो आप इधर लिखोगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो अब देखो सिर्फ 3 मार्क्स की डेफिनेशन आई है, सो दे आर रियली एक्सपेक्टिंग यू गिव अ सॉलिड डेफिनेशन ओवर हियर। कुछ भी मिसिंग होगा बिलावज में 3 में से 1 मार्क्स चला जाएगा। टू सिलेंडर्स A and B आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज शोन इन फिगर 2.1। ठीक है जी, सो सिलेंडर A है, सिलेंडर B है और ये टैप T है जिसका खुद का नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर A का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। सिलेंडर B का आपको वॉल्यूम और प्रेशर दिया हुआ है। इनिशियली टैप T is closed. The cylinders contain an ideal gas at different pressures. Cylinder A has a constant volume of this much, contains a gas at pressure this much, and temperature this much. Show that cylinder A contains 0.34 moles of gas. So, which formula should I use to find out the moles of gas in cylinder A? Jaldi jaldi. Let's use PV equals to nRT. So, PV equals to nRT. थैंक यू। तो P क्या है? P आपके पास 3.4 into the power 5 पास्कल्स है। वॉल्यूम आपका क्या है? 2.5 into 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना नहीं भूलेंगे, तो मीटर क्यूब में कैसे होगा? -6 से होगा। ठीक है, 10 पावर -6 से होगा। N आपको निकालना है 8.31 मोलर गैस कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर याद रखना है केल्विन में डालना। अगर केल्विन में नहीं दिया होता तो केल्विन कन्वर्ट करना पड़ता। एंड देन यू कैन वर्क आउट योर मोल्स and your moles are working out to be a 0.34 moles जैसे उन्होंने आपको बोला था। ठीक है, तो हमने शो कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सिलेंडर B has a constant volume of this much and contains 0.2 mole of gas। ये इधर नहीं लिखा हुआ तो ये जरा हम लिख देते हैं। इधर इसमें N जो था वो 0.2 था और इधर जो N था वो 0.34 था, हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है जी। When tap T is opened, the pressure of the gas in both cylinders is 3.9 into 10 to the power 5 pascals। तो जब टैप T खोलते हैं तो एक सेटलिंग प्रेशर आपके पास आ जाता है जो आता है इतना। No thermal energy enters or leaves the gas। मतलब थर्मल एनर्जी ना अंदर आई सिस्टम में ना थर्मल एनर्जी सिस्टम से बाहर गई है। आप हमें ये बता दें कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस क्या होगा। सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो आपको दी हुई है, ठीक है जी, आपको फाइनल सेटलिंग प्रेशर भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, सो हाउ डू आई वर्क आउट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस? टैप T खोल दिया है, दोनों को मिला दिया है। सेम फॉर्मूला, वी शैल यूज द सेम फॉर्मूला, वेरी गुड। हम जो है वो वही PV इक्वल्स टू nRT इस्तेमाल करेंगे। बस अब थोड़ा सा अब इसमें इंफॉर्मेशन अलग डालनी होगी। प्रेशर क्या है? प्रेशर आपका सेटलिंग प्रेशर है 3.9 into 10 power 5 का। दोनों का मिला के जो प्रेशर आता है दोनों बॉडीज का वो 3.9 into 10 power 5 आता है। वॉल्यूम आपका क्या आता है? एक का वॉल्यूम 1.6 था, एक का वॉल्यूम जो था वो 2.5 था। टैप T, ये जो पूरी जो बीच की कहानी है उसका उन्होंने बोला नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो 2.5 और 1.6 दोनों वॉल्यूम्स ऐड हो गए हैं टैप T के खुलने के बाद। नॉट सब्ट्रैक्ट, विल ऐड देम। सो 2.5 प्लस 1.6 प्लस 1.6 दोनों इन 10 पावर 3 थे, इनटू 10 पावर 3 एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू 10 पावर -6 करके ताकि सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में लाया जा सके। मोल्स क्या होंगे? मोल्स भी दोनों के ऐड होंगे। तो मोल्स क्या थे आपके पास? एक का 0.2 था, एक का 0.34 था। ठीक है जी, सो आपके पास एक का 0.2 था, एक का 0.34 था। देन R जो था वो 8.31 था एंड टेम्परेचर हमने ढूंढना है। फाइनल सेटलिंग टेम्परेचर आपका क्या होगा? नाउ द फाइनल सेटलिंग टेम्परेचर आपके पास जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 356 केल्विन एंड लेट्स राउंड दैट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट, क्योंकि सारी डाटा हमें 2 सिग्निफिकेंट दी हुई है, सो दैट बिकम्स 360 केल्विन। ठीक है जी, प्रीटी इजी पीजी, प्रीटी आसान सवाल। बाय रेफरेंस टू वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी suggest why the temperature of gas in cylinder A has changed। तो भाई अभी तो आपको बोला था कि no thermal energy enters or leaves the gas। कोई थर्मल एनर्जी ना सिस्टम में आती है ना सिस्टम से बाहर जाती है। तो ये टेम्परेचर 300 केल्विन से 360 केल्विन कैसे हो गया? काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है इसलिए। अच्छा, और कोई जवाब देना चाहेगा?
एमन दे रही है सही आंसर। एमन कह रही है, अच्छा भाई देखो, आपको क्या पता है, यू नो दैट डेल्टा यू इज बेसिकली इक्वल्स टू अ क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है जी। अब उन्होंने आपको ये बोल दिया है कि नो थर्मल एनर्जी एंटर्स और लीव्स द गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज जो है वो जीरो हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बड़ा क्लोजली देखते हो, क्लोजली क्या देखना है आपने, आपने क्लोजली ये देखना है कि पहले जो ये गैस सिलेंडर ए के जो मॉलिक्यूल्स थे वो सिर्फ ऑक्यूपाई कर रहे थे 0.34 मोल्स। दे वर ओनली ऑक्यूपाइंग, सॉरी, जो सिलेंडर ए के 0.34 मोल थे वो सिर्फ इतना वॉल्यूम जो है वो क्या कहते हैं ऑक्यूपाई कर रहे थे। राइट, दे वर ओनली ऑक्यूपाइंग दिस मच। अब जब टैप खोला तो ये वॉल्यूम जो ये ऑक्यूपाई कर रहे थे ये बढ़ गया, दिस इंक्रीज्ड। राइट, सो बेसिकली आपका जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, योर वर्क डन मस्ट हैव इंक्रीज्ड। राइट, और अगर आपका वर्क डन इंक्रीज हुआ है, इफ द वर्क डन हैज इंक्रीज्ड, सो योर इंटरनल एनर्जी मस्ट हैव आल्सो इंक्रीज्ड। राइट, आपकी इंटरनल एनर्जी मस्ट हैव आल्सो इंक्रीज्ड। अब देखो, आइडियल गैस थी ये, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का तो खेल हो गई, वर्क डन बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी। अब आइडियल गैस है तो आइडियल गैस है, पोटेंशियल एनर्जी का तो खेल ही नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही जीरो होती है। तो इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ी होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई होगी। और आपको पता है ये कि काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है, यानी मीन स्क्वायर स्पीड जब बढ़ती है तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा। सो इसलिए टेम्परेचर बढ़ा। सो ये पूरी कहानी है जो इधर हुई है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू पुट दिस डाउन इन वर्ड्स। एज there is a change in volume, the work done has increased, and therefore the internal energy has increased. Internal energy has increased as ideal gases have no intermolecular forces. The kinetic energy must have increased. The kinetic energy of the particles has increased, and therefore the temperature also increased. ठीक है, does everyone understand this thing? सबको समझ में आ रही है बात? So this thing led to this and this thing led to the kinetic energy का increase. जब kinetic energy का increase हुआ तो mean square speed increase करी होगी, mean square speed जब increase करी है, so therefore आपका temperature भी increase किया। राइट, आगे चलें, कोई प्रॉब्लम किसी को?